एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है? वो होती है जो हमारे अर्थ पे, जैसे अंतर्जात बलों ने क्या किया, पृथ्वी का डिफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, लाइट आई है? हैं? क्या माउंटेन की डेफिनेशन कोई होती नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये बस समझाने चीज थी ये आप पूरा कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, क्योंकि इसे जब भी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने क्वेश्चन तरीका बता दिया कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, वो बाकी चीजें ज्योग्राफी, हालांकि मैं भी आपको ज्योग्राफी के ऑप्शनल तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन उतना जितना को जरूरत है उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन ज्योग्राफी के ऑप्शनल छोड़ दो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहिर्जात बल। देखो बहिर्जात बल क्या होता है, जो हमारे अर्थ पर जो असमानताएं पैदा हुई हैं। कैसे आपसे असमानताएं कैसे पैदा हुई? जैसे अंदर ये सरफेस है, इसके अंदर से जो फोर्स लग रही है, जिसे मैग्मा खोल रहा है, इसने इस अर्थ पे क्या किया, असमानता बना दी। कहीं पर्वत कहीं घाटी। इस पर्वत घाटी को क्या हुआ, अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा समान किया जाएगा। ठीक है, समान किया जाएगा। लेकिन आप जानते हो जिस समय इस पर एक्सोजेनिक फोर्स लग रही है, यानी बहिर्जात बल लग रहा है, उसी समय एंडोजेनिक भी तो लग रही है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, हमेशा एंडोजेनिक फोर्स जो होती है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, एंडोजेनिक। इसीलिए कभी भी ये कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, अगर ये धरती पे कहीं पर्वत पठा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा होगा सारा समान समतल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ये पर्वत बना उसके साथ ये बहिर्जात बल, तोड़ने फोड़ने प्रक्रिया चल रही है। ये तोड़ तो रहे हैं, लेकिन इस तोड़ने के साथ साथ अंतर्जात बल दूसरा पर्वत निर्माण कर भी रहा है। तभी तो अरावली हमारा टूटकर छोटा हुआ, लेकिन उसके छोटे होने से पहले हिमालय खड़ा हो गया। और ऐसा नहीं कि हिमालय भी रहेगा, हिमालय भी कभी टूटकर नीचे गिरेगा, उसके बाद कोई और पर्वत बन जाएगा, हो सकता है उसका नाम प्रयागराज माउंटेन हो, मे भी, हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ये कुछ नहीं दे। पता है ये नाम वगैरह कैसे, ये दुनिया की डोमिनेंस होती है ना। कभी एक टाइम पे ब्रिटेन की तूती बोलती थी पूरे वर्ल्ड में, दुनिया उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। उसने जीएमटी को अपने देश से पास करवा लिया। कभी नोटिस किया है नोबेल प्राइज में हर बार दो चार नाम अमेरिकन के क्यों होते हैं? वो डोमिनेंट है उनका। कुछ दिन में देखो चाइनीज का हो जाएगा, उसका हमारा दौर भी आएगा, तो वजह वही है। तो ये कभी ये समतल नहीं कर पाता। एंडोजेनिक फोर्स में हमेशा मैग्मा या आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम करते हैं, जिसे खोल रहा है, जैसे यूरेनियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, ये सभी क्या अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। इनसे जो हीट बन रही है, हीट से हमारे ऊपर धक्का लग रहा है, और जहां पे सॉफ्ट पार्ट होगा वहां बैंड बढ़ जाते हैं। अब बहिर्जात बल में क्या होता है, इसमें होता है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये तीन प्रक्रियाएं काम करती हैं, उनको समझिए। ये होता है, ये प्रक्रिया करती कैसे काम है, उसके बाद में समझाऊंगा। मान लो कोई पर्वत बन गया, ठीक है, इस पर्वत पे मान लो किसी पक्षी ने कोई बीज गिरा दिया, एक पेड़ बन गया। इस पेड़ की जड़ें इसके अंदर तक चली गई। किसी जानवर ने इसमें बिल बना लिया। अब यहां पे इसका जो मलबा टूटा, ये मलबा यहां गिर गया। इस मलबे को क्या बोलेंगे, सेडिमेंट, या हिंदी में बोलेंगे अवसाद। ये जो प्रक्रिया हुई टूटने की, इसे बोलेंगे वेदरिंग या अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, जो अपने ही स्थान पर चट्टानें टूटकर गिर जाती हैं, इसमें विदाउट मूवमेंट यानी मोशनलेस होता है ये। ठीक है, अब यहां से मलबा यहां पहुंच गया। इसके लिए कहते हैं, ठीक है, नेचुरल एजेंट होते हैं।
ठीक है, इरोजनल एजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एजेंट मतलब होते हैं अपर्दन के दूत बोलते हैं हिंदी में इसको, अपर्दन के दूत। ठीक है, इरोजनल एजेंट, इसमें क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगी यानी हवा, वाटर यानी रिवर, ग्लेशियर, कई सारी चीजें होती हैं। अब यहां से यहां पहुंचा तो इस पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इरोजन यानी अपर्दन। ठीक है, अब मान लो यहां पहुंचा, इसके आसपास कोई तालाब हो, इसके अंदर पानी हो, ये मलबा यहां इकट्ठा हो गया, ये मलबा के यहां इकट्ठे होने की प्रक्रिया क्या क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, निक्षेपण। हमारे अर्थ पर जो कुछ भी तोड़फोड़ हो रही है, जो कुछ भी बन रहा है, ठीक है, बनने के लिए तो अंदर फोर्स जिम्मेदार है, वो इन्हीं तीन की वजह से होता है। ये तीन क्या है, ये तीन है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये सारी घटनाएं इसी के आसपास घूमने वाली हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब कुछ ये सारे काम करते हैं इसी में कहीं। हाँ ध्यान रखना, जो एंडोजेनिक फोर्स होता है, आंतरिक बल होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी वो पृथ्वी पर निर्माण कर रहा है, कहीं पर्वत बना रहा है, कहीं घाटी बना रहा है। लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्स है उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव। मैंने बताया था कल कि ऐसा नहीं है, तोड़फोड़ तो करता है लेकिन सब कुछ तोड़फोड़ नहीं करता। अगर मान लो यहां पे भी मलबा जमा कर देगा, इस मलबा जमा करने से मैदान भी तो बनेगा। कोई एग्जांपल दो इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल है करेवा, नाम सुना इसका, करेवा, एनसीईआरटी पढ़ी है, थोड़ी बहुत बड़ी समस्या है कि पेज का नाम पढ़ा कि किताब का दाम पढ़ा, है ना। 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 2 जिसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी लिखा है, पढ़िएगा। करेवा क्या है, जो हिमालय की जो नदियां आती हैं, जैसे झेलम, झेलम नदी, यहां पे पहले एक झील वाला पार्ट था, उस झील वाले पार्ट को झेलम नदी ने अपने अवसादों से भर दिया, उसको मैदान बना दिया। उस मैदान को बोलते हैं करेवा का मैदान। और इसी करेवा के मैदान में भारत की सबसे ज्यादा केसर की खेती होती है। पता है ये बात, इंडिया का सबसे ज्यादा केसर इसी करेवा मैदान में होता है, जो झेलम नदी द्वारा बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है पेमपोर, उस जिले में होती। इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कहीं पूरे वर्ल्ड में पूछ ले, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहां होता है, ईरान में होता है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बना लो, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूं और समझाता हूं। कुछ ही लिखते चलो इसमें साथ साथ, ताकि हाँ पहले बना लो फिर मैं लिखवाता हूं। और ध्यान रखो, ज्योग्राफी आपने अच्छा कर लिया तो चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, पीसीएस में हो, क्योंकि यूपीएससी में 100 ही क्वेश्चन आते हैं जीएस में, आप जानते हो, और स्टेट पीसीएस में 150 हो जाते हैं। भाई 150 बढ़ेगा तो इसमें कुछ बढ़ेगा। इसीलिए अगर स्टेट पीसीएस देते हो तो ज्योग्राफी से कम 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर इन्वायरमेंट जोड़ दिया जाए तो उसमें लगभग 35-40 चले जाते हैं, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अच्छा खासा वेटेज देता है ये। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब तक मैं आपके साथ 1-1.25 महीने यहाँ पे हूं, तब तक आप जो जो मैं बोलूं उसको फॉलो कीजिए और रिग्रेसली फॉलो कीजिए। इसलिए क्योंकि अगर कर लोगे तो ज्योग्राफी के साथ आपकी टेंशन में दूर करके जाऊंगा, ये श्योर है।
आपकी जियोमॉर्फो की हार्डली 4 क्लासें और होंगी, खत्म हो जाएगी इसमें, इसलिए बिल्कुल। और ये ऐसा पोर्शन है जो इस बार ज्योग्राफी से आराम से इसमें 3-4 क्वेश्चन आए हैं, जो दिखाया था मैंने आपको, और पूरे फिजिकल से कम 7-8 क्वेश्चन आए हैं। हो गया ये? चलो कुछ बातें लिख लो। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, फिर मैं हिंदी में, ठीक है? जो जिस बार लिख लेगा, ठीक है? लिखेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऑन द अर्थ क्रस्ट, geomorphic process on the earth crust, on its surface brought brought down by exogenic force, ठीक है? हिंदी में लिखेंगे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह पर चलती हैं या संचालित होती हैं, वह बहिर्जात बल के द्वारा संपादित होती हैं। देखो ये भाषा का ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश में, ठीक है? जो भाषा देखो ये टेक्निकल भाषा है, एग्जाम में ऐसी ही भाषा लिखी जाती है। जैसे आप रास्ते जाते हो, कोई रास्ता पूछना होता तो ये बोलते भैया रास्ता कैसे जाएगा, कहीं मार्ग, ये मार्ग कहाँ जाएगा, फिर वो मार के भाग जाएगा व्यक्ति, रास्ता नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमेशा जहां पे हो वैसी भाषा का इस्तेमाल करना है। एग्जाम में तो एग्जाम की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो बेटर नंबर मिलेंगे, ठीक है? लिखेंगे, एक्सोजेनिक मूवमेंट simply as weathering and erosion ब्रैकेट लिख लेंगे, सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हिंदी में लिखेंगे सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हिंदी में लिखेंगे बहिर्जात प्रक्रियाओं के अंतर्गत अपक्षय तथा अपर्दन शामिल होते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे, बहिर्जात बलों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है? अब देखते हैं हम लोग डिनोटेशन। डिनोटेशन की हिंदी होती है अनाच्छादन, ठीक है? अनाच्छादन, इसका मतलब था कि जो है सरफेस उसकी परत को हटा देना, ठीक है? अब उसमें क्या होगा, अपर्दन प्रक्रिया में काम करेंगी और अपक्षय की प्रक्रिया काम करेंगी इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे फोर्स काम करते हैं, ध्यान रखेंगे। इसको हम अलग अलग भागों से बांटेंगे, इसमें कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, इसको कई भागों में बांटते हैं। इसमें पहला होता है वेदरिंग, हिंदी में बोलेंगे अपक्षय। अपक्षय के लिए ध्यान रखेंगे, अपक्षय के लिए कौन सा बल सबसे अधिक कामगर होता है, तो इसके साथ जो फोर्स लगती है, बल लगती है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है ग्रेविटी। यानी गुरुत्वाकर्षण। क्यों? अब कोई ढाल है तो
अब ये टूट भी जाएगा। अगर ये ऐसी सरफेस होती तो कोई मलबा टूटता तो आगे बढ़ पाता, बहुत मुश्किल होती, लेकिन इस पे आराम से चला जाएगा। तो इसमें ग्रेविटी मेन फोर्स होती है, ठीक है। और इसमें एक और होता है, एक केमिकल रिएक्शन भी होता है, केमिकल, ठीक है, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यही एग्जाम में पूछेगा कि ये प्रक्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं, ठीक है। इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता अक्सर करके, ठीक है। तो ये रासायनिक और गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। एक होता है मास वेस्टिंग, इसको बोलते हैं बृहद, इसको बोलते हैं, इसका नाम था, मैं हिंदी नाम आप, हाँ, बृहद क्षरण, बृहद क्षरण, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी फोर्स क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ये फोर्स याद रखना, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। भाई जायज बात है, आप अक्सर पहाड़ों सुनते हो, अभी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई, एक तरह का लैंडस्लाइड ही होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे, अब देखो वो यही समझ लो, चलो ये बताता हूं। अब देखो, अच्छा, आपने अपने आसपास जब घर बनते हैं, आपके घर भी बने होंगे और आपने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में घर बनते हैं तो रेत बहुत सारी होती है, लोग, पापा लोग काम करते हैं रेत पे पानी डालना कि उड़ ना जाए, ठीक है। रेत पे आपने खूब पानी डाल दिया, थोड़ी देर क्या रेत ऊंचाई की ओर इसी तरह होती है, जब वो पानी सूखता है तो रेत का ऊपर भरभरा नीचे गिरता है। ध्यान दिया आपने? अक्सर मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम्पल बहुत काम करते हैं कॉन्सेप्ट प्ले करने के लिए। बेहतर एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल, ये आप सबके दिमाग दौड़ गए, हाँ सर ऐसा होता है। अब मैं कोई किताबी एग्जाम्पल देता, हो सकता है वो आपकी आंखों से ना गुजरा हो, मे भी पॉसिबल है, तो वो समझ गया आप। तो ऐसे तो होता क्या है, जब बरसात होती है, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, ये चीज समझने वाली है। पेड़ की जड़ें गई, अब पेड़ की जड़ों से पानी रिस रिस के जाएगा, ठीक है। अब ये सारी परत तो गिली नहीं करेगा, क्योंकि वो रेत जो भरभरा गिरी थी उसमें केवल ऊपरी सतह गिली थी, जैसे गिली सतह हुई और नीचे वाली सूखी थी, सरक गई, ग्रेविटी मिली, ऐसे होती है। तो अब ऊपर वाली सतह, तो ये मैं कलर चेंज करता हूं, ये ऊपर वाली सतह तो गीली हो गई, नीचे वाली सूखी है, लेकिन ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पूरा मलबा भरभरा के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लैंडस्लाइड या मास वेस्टिंग कहां हो रही, उत्तराखंड में आजकल, क्योंकि वहां पे निर्माण कार्य बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह क्या, इंसानी फितरत। पहले हम लोग, अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग होंगे तो बताते होंगे कि कहीं हम तीर्थ स्थल बुढ़ापे में एक बार जाते थे, कहते अपने पाप भूल लें। अब पता नहीं पाप किसने किया नहीं किया, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसा लोग कहते थे घरों में, ठीक है। लेकिन सोचो उस समय, आप बताइए आपके दादाजी लोग कितने बार गए थे तीर्थ स्थल? कहो सर एक दो बार जीवन गए होंगे, उसके साथ वो भी नहीं गए होंगे, ठीक है। मुझे लगता है हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हमारे पूर्वज थे। क्यों थे? वो कहते थे भाई घर में अपने बच्चे परिवार की सेवा करो, ये अपने आप पुण्य है, क्यों कहीं मंदिर जाना? सर इसीलिए हमारे पूर्वज सबसे कम धार्मिक स्थलों पर गए थे। मंदिर वो गए, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, धार्मिक, वो वैष्णो देवी बहुत कम गए होंगे, ठीक है। वो केदार, वैष्णो देवी चलो चले भी गए, पॉपुलर हो गया, मतलब हमारे धार्मिक स्थलों में वैष्णो देवी बिल्कुल शाहरुख खान है, पॉपुलर, ठीक है। अब पूछो द्वारका गए तो 90% ना बोलेंगे, पूरी गए बिल्कुल ना, समझ गए बात सेंस। तो वजह क्या है कि वहां पर लोग जीवन में एक दो बार जाया करते थे, तो पहाड़ों पर जब कम लोग जाएंगे तो जायजा होटल भी कम बनेंगे, वाटर भी कम कंज्यूम होगा, खाने पीने की चीजें भी, क्योंकि पहाड़ों पे कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, सब जमीन से जाता है ऊपर। तो जहां दिन भर में 2 गाड़ियां जा रही हैं और दिन भर में जहां 200 जा रही हैं, तो दबाव पड़ेगा। जहां पहले 200 लोग साल में जा रहे हैं या 2000 जा रहे हैं, आज 2 लाख जा रहे हैं। आप विश्वास शायद ना करो, अगर न्यूज सुनते होगे तो इस बात से एग्री करोगे, क्योंकि न्यूज सुनना इसलिए जरूरी है। अभी गर्मी पड़ रही थी ना, तो शिमला मसूरी के सारे होटल बुक थे देहरादून के, लोग रोड पे खड़े थे। ये याद रखो, सोचिए, यानी जो कल तक के हमारे धार्मिक स्थल थे ना,
आज के वो टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। ये सोच लीजिए। अब होता क्या है, अब मान लो कोई नदी है, बहुत ध्यान समझना, ये पढ़ाऊंगा मैं बाद में आप लोग को, ठीक है। तो जब नदी बह रही है, अब जैसे इस समय गर्मी है, अभी गंगा ने देख के आओ, गंगा जब मैं हमें प्रयागराज रहता था तो हम लोग रहते थे यहाँ सलोरी में, ठीक है। तो वहां से गंगा बहुत पास पड़ती है, जो लोग गए होंगे, हाँ ठीक है, जानते हुए। वहां से गर्मी के समय हम लोग पैदल वॉक करके निकल जाते थे, ज्यादा गहराई नहीं थी। तो अब नदी गर्मी में इतनी चौड़ी बह रही है, मात्र इतनी चौड़ी, ठीक है। ये पानी वाला एरिया है। अब ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया मिट्टी वाला जो आप देखते हो, रेत वाला, ठीक है। लेकिन नदी का ये भी एरिया है। उत्तराखंड में लोगों ने यही गलती की, भाई आबादी जमीन कहां से लेके आए, तो लोगों ने क्या किया, इस एरिया में घर, होटल, रिसोर्ट बना दिए। क्या नदी कौन पूछने आ रही है, ठीक है। अब नदी ने कहा कि 10 साल वाला चेक करते कितने लोगों ने इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। नदी ने चेक किया, जितना इनलीगल था तोड़ के लेके चली गई अपना हिस्से का। तो नदी ने गलती नहीं की, इंसान ने गलती की। लोग कहते हैं शहर में तेंदुआ आ गया, तेंदुआ शहर में नहीं आया है, हमारे घर जंगल बन रहे। इस सोच को बदलना होगा हमें, ठीक है। हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये थॉट आई है, वी आर द विनर ऑफ द अर्थ। हम कोई विजेता नहीं इस धरती के, वी आर नॉट विनर, वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड ऑफ द नेचर। हमें इस धरती का दोस्त बनना होगा, ठीक है। विदाउट नेचर ह्यूमन बीइंग कांट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, यानी बिना इंसानों, बिना नेचर के आप इस धरती पर सर्वाइव कर लोगे। अब इस गर्मी पड़ रही है, सभी लोग कह रहे हैं पेड़ लगाओ, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, सारे जानवर आपने मार दिए, सारे पेड़ काट दिए, आप रह पे लोग यहां पे। तो ये सोच कौन सोच है ये, हमें उतना बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। हमें नेचर की फीलिंग को समझना होगा, वो बहुत जरूरी है। तो इस वजह से हो रहा है मास वेस्टिंग, ठीक है। इसमें भी ग्रेविटी काम करती है। एक होता है इरोजन, और हाँ ट्रांसपोर्टेशन। इससे बोलेंगे अपर्दन, ठीक है। इससे बोलेंगे परिवहन। अब देखो, इसमें जो बल काम करता है, क्या करता था ये, इसमें बल काम करता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है, चल रही ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए, ये चीज याद रखिएगा, आपको यही चीजें स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि किसमें गतिज ऊर्जा है, किसमें गुरुत्वाकर्षण है, किसमें केमिकल दोनों है, इस टाइप की ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ इस पर। गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी, लिखेंगे इसमें, डालेंगे हेडिंग डेनोडेशन, अनाच्छादन। छ पे आकर, ये छ है अनाच्छादन, लिखेंगे all the exogenic process, all the exogenic process, ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट में वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन, ब्रैकेट बंद, आर कन्वर्ट, आर कन्वर्ट अंडर दी, अंडर अंडर अ जर्नल टर्म्स, अ जर्नल टर्म्स डिनोडेशन। हिंदी लिखेंगे, सभी बहिर्जात प्रक्रियाएं,
सभी, ये बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान रखना इसमें, यही लाइन सीधे सीधे एग्जाम धर देगा कि जितने भी हमारे बहिर्जात बल हैं वो किसके अनाच्छादन के अंतर्गत संचालित होते हैं। अब जिसको पता वो स्टेटमेंट टिक करके बढ़ जाएगा, क्यों हमने इसको अभी तक अलग अलग पढ़ा है, ये सबका एक कलेक्टिव पार्ट है। यानी इन देखो इसी सब पार्ट आ गया ना इसके अंदर, ये चीजें तो लिखेंगे सभी बहिर्जात प्रक्रियाएं, ब्रैकेट में डालेंगे अपक्षय एवं अपर्दन, ब्रैकेट में अपक्षय एवं अपर्दन, ब्रैकेट बंद हो गया, सभी बहिर्जात प्रक्रियाएं, ब्रैकेट में अपक्षय अपर्दन, ब्रैकेट बंद, अनाच्छादन के अंतर्गत संचालित होती हैं। डिनोटेशन डिपेंड ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अनाच्छादन की प्रक्रियाएं भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संचालित होती हैं। भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संचालित होती है। अब आते हैं हम लोग वेदरिंग। हालांकि वेदरिंग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें वेदरिंग वही समझा दिया मैंने आपको, वेदरिंग लिख लीजिए। वेदरिंग यानी अपक्षय, हाँ वैसे वेदरिंग को हिंदी में लिखेंगे अपक्षय। वेदरिंग इज द disintegration of rock, soil, and mineral under the influence of physical जहां लिखेंगे वहां ब्रैकेट डालेंगे हीट एंड प्रेशर, ब्रैकेट बंद, एंड केमिकल, ब्रैकेट में लीचिंग LEACHING। लीचिंग पता क्या होती है? जब मिट्टी होती है, जहां तेज वर्षा होती है, तेज वर्षा मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है, नीचे की जो खनिज वाली परत होती है वो सरफेस पे आ जाती है, इसीलिए लीचिंग प्रक्रिया द्वारा एक मिट्टी बनती है। ये मिट्टी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लीचिंग प्रक्रिया द्वारा एक मिट्टी बनती है, बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? जहां वर्षा सबसे अधिक होती है। अब मैं पूछूं भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो केरल के वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार में और नॉर्थ ईस्ट में, वहीं पे पाई जाती है। और जहां पर, अब देखो संबंध कैसे जुड़ता है, जहां पे सबसे अच्छी वर्षा वहीं पे लीचिंग की प्रक्रिया बोलते हैं हिंदी में अपक्षालन, ठीक है। उससे क्या होता है, एक मिट्टी बनती है लेटराइट, और लेटराइट मिट्टी में ही सबसे ज्यादा क्या होती है, नकदी फसलें होती है। नकदी फसलों में कौन सी? चाय, कॉफी, रबड़, मसाले, ये सारे। तो कई चीज आपस में कोरिलेट है, ठीक है। देखेंगे केमिकल हो गया, इसमें लीचिंग, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ब्रैकेट बंद, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, HYDRATION, हाइड्रेशन, ब्रैकेट बंद, एजेंट। हिंदी में लिखेंगे अपक्षय की प्रक्रिया चट्टानों, मिट्टी तथा खनिजों के टूटने की प्रक्रिया है, जिसमें भौतिक,
भौतिक कारक ब्रैकेट में लिखेंगे ऊष्मा एवं दबाव ब्रैकेट बंद तथा रासायनिक कारक ब्रैकेट में अपक्षालन या निष्क्षालन कॉमा ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण तथा हाइड्रेशन क्योंकि जल योजन ब्रैकेट बंद शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी का, एज वेरी लिटिल और नो मोशन। एज वेरी लिटिल यानी इसमें मोशन या तो नहीं होता है तो बहुत स्लो होता है। ठीक है, वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस इन वेदरिंग यानी अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत, लिखो अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत अवसादों का या खनिजों में या तो गति बिल्कुल नहीं होती या नाम मात्र की होती है। The weathering, the weathered, हाँ नेक्स्ट पॉइंट इसी का, the weathered material is carried further away by erosion। अपक्षय के अवसाद, अपक्षय के पदार्थ या अवसाद अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा दूर लेकर जाए जाते हैं। तो यहां समझ गए, अपर्दन वो फैक्टर जो उनको कहीं डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट डालेंगे, देयर आर 3 मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस यानी अपक्षय की प्रक्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, समझा मैंने पहले दिया आप लोग को तीनों में, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल क्या, अब इसमें लिख लीजिए। फिजिकल वेदरिंग, अब मैं फिजिकल वेदरिंग को समझाता हूं आप लोग को। देखो इसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। एक होता है टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान में क्या होगा, जैसे कोई मरुस्थल का एरिया है, वहां बारिश भी कम होगी, ठीक है, नमी थोड़ा बहुत होगी। कोई चट्टान है, चट्टान क्या होगा, चट्टान में कोई दरार पड़ गई तो उसमें पानी भरेगा तो चट्टान रात में चौड़ी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, यानी यहां पे जो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें तापमान का फैक्टर है, कहने का मतलब समझिए। ठीक है, यानी ये जो सब कुछ हो रहा है तापमान है। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में तापमान से, इस समय तापमान राजस्थान में कितना होगा, 50 प्लस,
तो चट्टान बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। हाँ, ट्रेन पटरियां उसे फिलहाल हम चट्टाने जहाँ वो लोहे की होती हैं, है ना। हम इसका ख्याल है, देखिए तरीका वही, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो मुलायम जाएंगी, रात में ठंडी सिकुड़ जाएंगी। और ये प्रक्रिया वहां पे सबसे ज्यादा होती है जहां पर ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होता है। अब ये क्या बवाल होता है, इसी पे इस बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। याद है क्वेश्चन? मैं याद दिलाता हूं, क्वेश्चन मेरे पास है। तो कहां पे ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी बातें हैं? चलो मैं बता देता हूं। तो उसमें क्वेश्चन था वाला, जलवायु वाला, ठीक है। याद है मेरीन जलवायु जो मैंने इंस्टेंट दिखाया था मैंने आप लोग को। हाँ, एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन है कहां पे क्वेश्चन में। अच्छा, इसलिए अपने कहते हैं अपनी आंख और दिमाग खुले रखो बिल्कुल, कौन सी बात कहां पे कोई पूछ ले। इससे क्या होगा ना, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, देखो लिखा है, बस वो लाइन बड़े लाइन समझ जाओगे आप। निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। तापमान का वार्षिक और दैनिक रेंज निम्न होता है। इंग्लिश की देख लेता हूं मैं। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। इसका मतलब समझिए, यहां बोलने का मतलब क्या, यहां मैंने हाई बोला है, ठीक है। अब राजस्थान में अगर आज की बात करूं, मैं आज कर लेता हूं राजस्थान। राजस्थान में दिन का टेम्परेचर चला जाएगा 50 प्लस, ठीक है, क्योंकि जब प्रयागराज में 45 प्लस चल रहा है, ठीक है। और रात में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चला जाएगा 30। अगर आप राजस्थान कभी गए हो, मैं गया हूं एक बार सितंबर मंथ में, और सितंबर मंथ में हमारे नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी गर्मी होती है, ठीक है। और वो भी मैं लास्ट सितंबर 30 तारीख गया था, 30 या 29 सितंबर को मुझे रफली याद है। उस समय ज्योग्राफी नहीं पढ़ते तो इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो गए, तो हम लोग की ट्रेन थी यहाँ पे दिल्ली से, थी रात को 10 साढ़े 10 बजे, और बहुत दूर नहीं है जयपुर। तो उसने ट्रेन ने हमें 2:45 बजे रात को उतार दिया, नहीं 4-5 घंटे में उतार दिया हमें। जब उतरे वहां पे अच्छी खासी ठंड थी, मतलब एरिटेंट नहीं, अच्छी खासी ठंड थी। बैक टू बैक मैंने 2 चाय पी, जो मैं चाय जनरली पीता नहीं हूँ, ठीक है। तो इतनी ठंडी थी। सो सितंबर, सोचिए दिसंबर में क्या होगा, यानी उसी समय, यानी ये कहने का एग्जाम्पल मैं क्यों लिया, उस समय दिन में तापमान राजस्थान में भी 35-40 रहा होगा, लेकिन रात में कितना पहुंच गया, 10-15 के आसपास। यानी अगर दिन में तापमान 50 है और रात में 30 है, तो 20 डिग्री का चेंज आ गया। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, केरल में। हाँ, मैं बता रहा हूं, केरल में आप दिसंबर मंथ में जाओगे तब भी तापमान 25 डिग्री मिलेगा, और गर्मी में जाओगे 30 मिलेगा, यानी 5 डिग्री का अंतर है। यानी अब समझिए मेरा कहने का सेंस क्या था। अगर आप इक्वेटर के जितना पास रहोगे, उतना दिन और रात के तापमान में अंतर कम रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके आपको सर फिर तो मुंबई चेन्नई वाला कॉन्सेप्ट दोगे मुझे। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल इफेक्ट। जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। उसमें जब हम पढ़ेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, उसमें क्या होता है, जो तट होता है समुद्र का, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, फिलहाल हम बना लेते हैं 1 मिनट। ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से 40 किलोमीटर की दूरी तक इन समुद्री हवाओं का असर होता है। अगर समुद्र के आसपास गए हो, तो जैसे आप समुद्र के आसपास पहुंचोगे, समुद्र खुद बता देगा आप मेरे पास, खूब तेज से हवा चलती है। तो ये हवाएं क्या आती है, वहां के तापमान को हमेशा मॉडरेट रखती हैं। यानी मुंबई में आप गर्मी में हो तब भी एक फुल शर्ट पहनोगे, और ठंडी में हो तब भी रजाई नहीं ओढ़ोगे, यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो वही क्वेश्चन था मॉडरेट वाला, क्योंकि वो क्या लिखा, मेरीन जलवायु, यानी समुद्र के आसपास। इसको बोलते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड क्लाइमेट, तब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसलिए यहां पर क्या होता
दिन और रात के तापमान में अंतर बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, सूरज किरणें सीधी पड़ती हैं और हवाएं ऊपर उठती है, पर डे बारिश होती है, जिसे बोलते हैं 4 o'clock रेनफॉल, 4 बजे की वर्षा। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा घने वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसके आसपास पहुंचते हैं तो यहाँ बारिश भी कम हो जाती है लेकिन गर्मी बढ़ जाती है। तो जो थोड़ा बहुत पानी होता है, ठीक है, वो भाप बन के उड़ जाता है। आपको पक्षी पता है, जब ये पढ़ोगे इन्वायरमेंट में तब समझ आएगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जैसे हमारे जो दिन में मरुस्थल इतने ठंडे, इतने गर्म क्यों होते, ठंडे क्यों होते रात में? हाँ, मरुस्थल डेजर्ट, ये हो गई समान बच्चे की जानकारी। कुछ नया, चलो इसमें ऐड, ये ऐसे ही बोला आपने, इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ थोड़ा साइंस की तरह। देखो, जो हमारे वहाँ के पेड़ होते हैं, जो अभी के प्रयागराजी पेड़ मान लो, ये पेड़ दिन में करते हैं प्रकाश संश्लेषण और दिन में क्या करते हैं, कार्बन को सोखते हैं यानी ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तभी तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना। ठीक है, और कार्बन होती है गर्म गैस, ऑक्सीजन होती है ठंडी लगभग। ठीक है, इसलिए दिन में टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, और रात में उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है, पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। इसी लोग कहते हैं पेड़ों के नीचे रात में मत रहना, भूत आएगा। ये भूत वही था, क्योंकि पेड़ों के नीचे लेटोगे तो आपकी ब्रीदिंग कम हो जाएगी, लगेगा क्योंकि गला घोट रहा है। ठीक है, वही वजह थी। बस पीपल का ऐसा पेड़ होता है जो 24 आवर को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब आते हैं मरुस्थल के पौधों पे। मरुस्थलीय पौधों बोलते हैं ज़ेरोफाइटस। ठीक है, और वहां के पौधे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कितना है, 50+। अब सोचो, वहां वैसे ही पानी की कमी है, अगर वहां के पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है, पौधों की पत्तियों का जो पोर होता है जिससे खोलने पर प्रकाश की किरणें आती हैं और कार्बन को सोखती है और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। तो अगर उस गर्मी के मौसम में पौधे अपने पत्तियों का पोर खोलेंगे, स्टोमाटा खोलेंगे, तो उनको प्रकाश संश्लेषण हो ना हो, लेकिन जो नमी वो और उड़ जाएगी, पौधे मर जाएंगे। इसलिए मरुस्थल के पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अब इससे होता क्या है, सन की लाइट की गर्मी और दूसरी कार्बन गर्मी, क्योंकि कार्बन सोखा नहीं है ना पौधों ने। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राजस्थान में अधिक गर्मी होगी, नॉर्मल से अधिक हो गई। रात में यही पौधे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कॉन्सेप्ट धूप से नहीं है, हीट से है। ठीक है, तो जब रात में क्या होता है, ये ठंडी और गर्मी कम हो जाती है, तब रात में ये पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो रात में ठंडी और बढ़ जाती है। समझ गए, ये था पूरा, वो जो रेत वाली बात को ऐड ऑन कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है, ये हालांकि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी पार्ट था, लेकिन यहाँ पे जरूरी था इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका दिन और रात के तापमान में अंतर है, इसलिए चट्टानें दिन में मतलब मुलायम हो जाती है, रात में कठोर हो जाती है, धीरे धीरे टूट कर गिर जाती है। ये प्रक्रिया होती है। दूसरी होती है आपकी वाटर वाली। अब मान लो इसमें अगला पार्ट हम लेते हैं, मान लो कि ये चट्टानी वाला पार्ट है, इसमें पानी भर गया। ठीक है, अब पानी भरेगा तो रात में बर्फ बन जाएगा, और बर्फ का जो आयतन होता है 9% ज्यादा होता है, इससे चट्टान फैल जाएगी, फिर टूट जाएगी, बाद में टूट के गिरने लगेंगे। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, कोई पर्वत है, अब यहां पर हवाएं चल रही हैं, विंड चल रही है, विंड क्या करेगी, विंड इससे साथ डस्ट पार्टिकल आएगी, इसको तोड़ेगी, तो यहां से भी गिरेगा मलबा। इस तरह प्रक्रिया चलती है। ये होती है अपक्षय वो उसकी भौतिक प्रक्रियाएं। लिख लेंगे भौतिक प्रक्रियाओं में। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, छोड़ देते हैं। ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और कल ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे भूकंप और ज्वालामुखी। बोलने का पर्पस है कि पढ़ के आइएगा पहले से, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, एटलस ले लो, एटलस ले लो।